चलो उस दिन हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन देख लिए थे, पैरेलल वाला जानते ही होंगे, लेकिन थोड़ा सा देख लो। रेसिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है। मान लो कि R1 R2 और R3 तीन गो रेसिस्टेंस और पैरेलली कनेक्टेड है, तो उसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू होगा 1/RP, मतलब पैरेलल, इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा। ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है इसका, अगर डेफिनेशन के फॉर्म में देखेंगे तो द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, मतलब ये क्या है, 1/R1 रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस है। ये क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ R2 है, रेसिप्रोकल ऑफ R3 है, इस सब का सम होता है एक्चुअल में। द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। एक्चुअल में क्या है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। 1/RP भी रेसिप्रोकल है, 1/R1, R1 का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होता है। समझ गए ना ये। तो इसका डेफिनेशन के फॉर्म में भी याद रख सकते हो, फॉर्मूला के फॉर्म में भी याद कर सकते हो। ठीक है। और नेक्स्ट पेज में होगा डायग्राम के फॉर्म में। ये आपका है डायग्राम के फॉर्म में। ये आपका R1 है, R2 R3 है, ए और बी दो गो टर्मिनल है, जहां पे क्या है, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है कि सबका पॉजिटिव पॉइंट एक साथ, निगेटिव पॉइंट एक साथ कनेक्टेड है। समझ गए ना सारे का। ठीक है, ये बैटरी हमारा हो गया, की है, अमीटर है, करंट का डायरेक्शन है, इधर से इधर की ओर जा रहा है। देखिए इसके बारे में और दो तीन पॉइंट क्या बता रहा है। इन पैरेलल सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स द सेम, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, लेकिन करंट सबको अपना जरूरत के अनुसार मिल रहा है। हो सकता है कि R1 का वैल्यू ज्यादा हो तो ये ज्यादा करंट खाए, R2 का वैल्यू कम हो तो ये कम करंट खाए, तो ये जरूरत के अनुसार यहाँ पे हो रहा है। The current flowing through the electrical device is divided into a parallel circuit. This is especially useful for each device has a different resistance and required a very amount of current. मतलब क्या है इसमें, each resistance का वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, और उसको डिफरेंट करंट चाहिए प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए। ठीक है, तो ये इसके बारे में हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। ये क्वेश्चन है छोटा सा। In the circuit diagram given below figure, suppose that R1 R2 R3, R1 का वैल्यू R2 R3 दिया हुआ है, कनेक्टेड टू ए बैटरी, मतलब देख ही रहे हो इस तरह से कनेक्टेड है, R1 R2 R3 इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो सबसे पहले तो आपको निकालना है करंट पासिंग थ्रू ईच रेसिस्टर। तो करंट पासिंग थ्रू ईच रेसिस्टर निकालना है। तो ईच रेसिस्टर मतलब कि मान लो कि R1 के लिए करंट I1 होगा, ठीक है ना। I1 वोल्टेज सबके लिए एक होगा, बता ही दिया है कि पैरेलल में क्या है, बैटरी तो एक ही है 9 वोल्ट का, तो वोल्टेज सबके लिए V का वैल्यू सबके लिए V ही होगा। तो I इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअल में होता है V इक्वल टू IR। तो यहां से आपका I का वैल्यू क्या आ जाएगा, V/R। V का वैल्यू 9 है और यहाँ पे R1 के लिए निकाल रहे हैं, तो R1 का वैल्यू कितना है, 2 है। तो 2, करंट का वैल्यू कितना आ गया, 4.5 एम्पियर, I1 करंट। समझ गए। उसी तरह से दूसरा रेसिस्टेंस के लिए करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, I2 इक्वल टू V/R2। V का वैल्यू 9 और इसका वैल्यू 4, जितना आएगा वो आंसर। उसी तरह से I3 निकालोगे तो आ जाएगा 9/6 एम्पियर। तो ये सबसे एक का क्वेश्चन का जवाब हुआ कि करंट थ्रू ईच रेसिस्टर कितना हुआ, I1 I2 I3 का वैल्यू कितना हुआ। द टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट निकालने के लिए आपको दो मेथड है। या तो जितना तुम करंट निकाले हो, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 को जोड़ दो, तब निकल जाएगा, इजी है।
ठीक है, जितना I1 I2 I3 का वैल्यू है उसको जोड़ दो तो करंट का वैल्यू निकल जाएगा। और या तो फिर तुम ऐसे कर सकते हो कि पहले इसका क्या निकाल लो, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू निकाल लो। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/R इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 12, 632 1/R। तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, R का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 12/11। ये हो गया इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू। ठीक है, अब R का वैल्यू आपको दिया हुआ है 12/11, V का वैल्यू आपको दिया हुआ है 9। तो आपको I का वैल्यू निकाल नहीं सकते हो, V/R होता है। V का वैल्यू 9, इसको डिवाइड देना है 12/11 से। तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 11 ऊपर 12 नीचे, 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, ये आ गया 33/4 एम्पियर का टोटल करेंट। समझे कि नहीं, तो दो मेथड से इसका निकाल सकते हो। तो ये तीनों चीज निकाल सकते हो क्या खुद से, खुद से तीनों चीज निकाल सकते हो। निकाल के बताओ। ये अभी ज्वाइन की है तो इसको बता देते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में इस तरह से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और पैरेलल के लिए होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये फार्मूला, और क्या फार्मूला हम लोग ओम्स लॉ में पढ़े थे, V इक्वल टू IR। ये फार्मूला सीरीज में क्या बताया था आपको, सीरीज में बताया था कि करंट सबको एक समान मिलता है, मतलब I का वैल्यू सेम रहेगा लेकिन वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या बताता है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, करंट का वैल्यू अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन को ये फार्मूला की मदद से बनाना है। सबसे पहले ये तीसरा का मिलेगा, टोटल सर्किट का जो रेसिस्टेंस होगा R पैरेलल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से बनेगा। ठीक है, यानी कि 1/2 प्लस, देखो R1 का वैल्यू 2 है, 1/4 प्लस 1/6, तो 1/R, इसका वैल्यू निकालिए। फिर क्या कीजिए, फिर निकालना है आपको करेंट का वैल्यू सब में अलग अलग। सबसे पहले I1 निकालना है, ये V/R1 यूज करके। फिर I2 निकालना है आपको V/R2 यूज करके। उसी तरह से I3 निकालना है V/R3 यूज करके। क्यों, क्योंकि वोल्टेज सबके लिए एक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सबके लिए एक है, लेकिन सबका रेसिस्टेंस का वैल्यू अलग अलग है। इस कारण करंट का वैल्यू सबका अलग अलग आएगा। तो ये दो क्वेश्चन का जवाब मिल गया। जब I1 I2 I3 का वैल्यू निकाल लोगे तो टोटल जो करंट होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। तो ये फॉर्मूला यूज करके ABC सोल्व करके जल्दी से 5 मिनट में भेजो।
क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बता दो जल्दी। मंचूरियन महक रहा था अच्छा जी कि नहीं? जब महक अच्छा होगा तभी ना खानों में अच्छा होगा। है ना भाई? चलिए क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बताया जाए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लो। देखो, R1 R2 R3 का वैल्यू गिवन है, वोल्टेज बताए थे सबके लिए एक समान। ये फार्मूला हम बताए किए थे, तो I1 I2 इसी तरह से I3 निकाल ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक तो। क्या? अब देखिए, I3 निकल गया, ये चीज अभी बताए किए थे कि जो टोटल करेंट आएगा वो I1 I2 और I3 के सम के बराबर आएगा, तो ये भी हो गया। ये फार्मूला हम बता ही दिए थे कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस टोटल रेसिस्टेंस का वैल्यू पैरेलल में क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। तो इससे ये भी निकाल ही लोगे। ठीक है, तुम्हारा पहला बना हुआ। ठीक, तो इसी तरह से उसका तीनों क्वेश्चन को सोल्व करना था, ठीक ना? आगे बढ़ते हैं। देखो, ये भी इम्पोर्टेंट थोड़ा सा टॉपिक है भाई, ठीक ना? देखिए अच्छा समझिए इसको। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, the source energy is constantly dissipated fully in the form of heat if the electric circuit is purely resistive. That is a configuration of resistor exclusively connected to a battery. This effect is called the heating effect of electric current. देखो, इसको ऐसे मान के चलो कि जहां पे मतलब आप जिस सर्किट का यूज कर रहे हैं वो पूरी तरह से अगर रेसिस्टेंस की तरह काम कर ले तो उससे हीट निकलेगा। ठीक है, समझ गया ना? जैसे बल्ब को क्या है, जैसे इसमें तो थोड़ा सा पूरा सर्किट नहीं काम करता, बल्ब को छुओगे तो गर्म लगता है ना, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यही है। समझ गया ना? प्योरली अगर रेसिस्टिव हो जाए, जैसे कि प्योरली रेसिस्टिव कहाँ कहाँ होता है, हीटर में होता है, इलेक्ट्रिक आयरन में होता है, ये सब में काफी मात्रा में हीट निकलता है ना करंट के कारण, तो उसी चीज का बात कर रहा है। समझ गया ना? इसमें ये फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है। फॉर ए स्टेडी करंट, मतलब ऐसा करंट जो कांस्टेंट हो। फॉर ए स्टेडी करंट आई द अमाउंट ऑफ हीट, मान लो कि आई करंट के कारण अगर एच हीट निकल रहा है टी टाइम में, ठीक है ना, तो एच टोटल कितना हीट निकलेगा? तो ये हमारा क्या है, वोल्टेज है, ये हमारा क्या है, करंट है, और हमारा टाइम। तो वी आई और टी, वी आई टी के बराबर निकलेगा। ठीक है, अब यहां से एक चीज और देख लो। एक फॉर्मूला इसका क्या हो गया, एच इक्वल टू वी आई और टी हो गया, ठीक है ना? अब देखिए, एच इक्वल टू
V इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, V इक्वल टू हम लोग पढ़े थे ना ओम्स लॉ में, V इक्वल टू आई आर होता है। तो V की जगह पे हम रख देते हैं आई आर, पहले से एक और I मौजूद है और T, तो ये क्या हो गया आई स्क्वायर आर टी हो गया। तो ये दूसरा फॉर्मूला H का हीट का हो गया। मान लो कि इसका तीसरा फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। H इक्वल टू क्या है, V इंटू आई इंटू टी है। V को V छोड़ दो, I को क्या कर दो, अब I को अब तुम कर दो V बाई आर कर दो और ये टी कर दो। तो यहां से अगला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर आर टी। एच का तीन तीन फॉर्मूला, समझ गए ना। हीट कितना निकलेगा, इसका तीन फॉर्मूला है। एक तो ये फॉर्मूला है वोल्टेज गुने करंट गुने टाइम। दूसरा फॉर्मूला क्या है, करंट का स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस इंटू टाइम। तीसरा फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज का स्क्वायर बटा में रेसिस्टेंस इंटू टाइम। तो जैसा चीज क्वेश्चन में दिया रहेगा उस तरह का हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने में। कितना हीट निकलेगा, हीट का एसआई यूनिट जूल होता है, समझे ना। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट समझ में आया। कर लो इसको, नोट कर लो तुम, इसको नोट करो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को। पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन तो उतना हार्ड नहीं था, इस कारण नोट नहीं करवाए थे। इसका तीनों फॉर्मूला भी लिख लेना है, हीट कितना निकलेगा, तीन फॉर्मूला तीनों। प्रकाश नारायण का उसका कैसे बार बार रिक्वेस्ट आ रहा है भाई, चौथा रिक्वेस्ट इसका है हुआ, दूसरा। इसको सुनाई दे रहा है कि नहीं।
लिख लिए तो बताओ। नहीं भी लिखोगे तो ये तो अब समाप्ति की ओर है। इसका पीडीएफ हम आप लोगों को सेंड करेंगे, इसको फिर से रीडिंग देना है। इसको एक एक लाइन नोट होना चाहिए। क्वेश्चन आंसर नहीं हो रहा है कुछ। चलो इसको हटाते हैं, इसको लिखना बैठ के आराम से पीडीएफ भेजेंगे, तो इसको आज समाप्त करने दो। देखो क्वेश्चन एक छोटा सा। 120 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस each second in 6 ohm resistance. Find the potential difference across the, क्या क्या दिया हुआ है, हीट का वैल्यू दिया हुआ है 120 जूल। ठीक है, टाइम आपका दिया हुआ है 1 सेकेंड, और आपका आर का वैल्यू दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ है 6 ओम, भी का वैल्यू पूछ रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला अभी देखे थे ना, कि एच इक्वल टू क्या हो रहा था, जब भी दिया हुआ था तो क्या हो रहा था, वी स्क्वायर बाई आर हो रहा था, और इंटू क्या हो रहा था, टी हो रहा था। तो यहां से वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच इंटू आर इंटू टी। तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंडर एच इंटू आर इंटू टी। एच का वैल्यू कितना, 120। टी का वैल्यू कितना, टाइम तो 1 सेकेंड है। आर का वैल्यू कितना, 5। तो ये रूट अंडर कितना हो गया, 600। 600 को निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 600 का निकालिए कितना आएगा भाई, 100 इंटू 6, यानी कि 10√6। अब जो भी पॉइंट वाइंट में आए वो आंसर होगा। समझ गया ना। अब इसको तुम लोग निकालो, जल्दी से कैलकुलेटर से निकाल के बताओ आंसर सही आ रहा है कि 26.82 आ रहा है कि नहीं। 10 में मल्टीप्लाई करना है, √6 से आना चाहिए 26.82 वोल्ट। समझ गए। हम लोग डायरेक्ट इसको फार्मूला अपना वाला से निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। इतना भी छोड़ दोगे, 26 10√6 तो तुम्हारा सही माना जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन ही समझ में आया। इसको बनाना बाद में तुम लोग। अब देखो भाई, इसमें तो आ रहा है 10√6, आसपास आना चाहिए। अब √6 का वैसे भी निकालोगे तो 2 से तो ऊपर ही होगा। अब जो भी हो, फार्मूला हम लोग का सही है। ठीक है। ये क्या किया है ना, ये कैसे बनाया है, ये वाला फार्मूला से बनाया है। एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी से पहले ये आई का वैल्यू निकाल लिया। आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, एच बाई रूट अंडर एच बाई आर टी हो जाएगा। तो यहां से इसका आई का वैल्यू पहले कितना आ गया, 4.47 आ गया है। फिर ये क्या निकालना है, v इक्वल टू आई आर से निकाल दिया, 4.47 को 5 से गुना कर दिया है। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो इसका आंसर हो गया है। ये भी तो हमको लगता है यार कि 24 के आसपास ही आएगा। 26 क्यों दिया हुआ है भाई, 26 तो सरासर गलत है। एक चीज हम लोग मिस्टेक कर दिए थे। हम लोग जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे ना, मतलब जहाँ पे 6 है, आर का वैल्यू 6 ओम है, तो 6 से गुना होगा तो ये 26 के आसपास आएगा। ठीक है। अब एक चीज देखिए कि हीटिंग, अभी देखे ना कि इलेक्ट्रिक सर्किट से कैसे, मतलब पूरा तरह से अगर रेसिस्टेंस की तरफ काम करने लगे तो कैसे इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह में हीट वगैरह निकलता है। हीट कितना निकलता है उसका फॉर्मूला हम लोग देखे 3 3। अब उसका यूज कहाँ है, हीट क्रिएशन इन ए कंडक्टर इज एन अनवाइडेबल रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
मतलब आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट कहीं से पास कर रहा है तो हीट निकलेगा ही निकलेगा कंडक्टर से, ठीक है। Heat is undesirable because it convert useful electric energy into heat। एक्चुअल में होता क्या है कि हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। द इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री वाला आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केतली, इलेक्ट्रिक हीटर, ये सब क्या है, इसी एप्लीकेशन पे वर्क करता है। इस एक्सपेरिमेंट का नाम जूल हीटिंग इफेक्ट। एक्चुअल में जो हम लोग ये फॉर्मूला निकाल रहे थे ना, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इसको हम लोग एक्चुअली इस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं, जूल हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस लाइट। लाइट भी तो हमारा निकलता है इसी माध्यम से। Bulb filament are made of tungsten, a strong metal with a high melting point. The fuse used to electric circuit is another prominent application of Joule heating effect। मतलब फ्यूज, बल्ब, ये सब किस एप्लीकेशन पे वर्क करता है, जूल का हीटिंग इफेक्ट। जूल का हीटिंग इफेक्ट H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इसी पे वर्क करता है सारा चीज। अब थोड़ा सा फ्यूज के बारे में पढ़ना है। फ्यूज क्या चीज होता है, बल्ब वल्ब तो जानते ही हो, टंगस्टन बता रहा है कि उसमें लगा हुआ होता है फिलामेंट में। अब देखिए फ्यूज के बारे में पढ़िए। फ्यूज क्या होता है, फ्यूज इज ए वायर दैट मेल्ट ब्रेक द सर्किट एंड प्रोटेक्ट वेरियस अप्लायंसेज इन आवर हाउस होल्ड कनेक्शन फ्रॉम डैमेज। क्या होता है ना कि फ्यूज देखोगे तो इलेक्ट्रिक बोर्ड में से निकाल के देखोगे तो उसमें एक वायर होता है, ठीक है ना। जैसे ही हाई वोल्टेज हमारे इलेक्ट्रिक बोर्ड या सर्किट में फ्लो होगा तो फ्यूज का वायर ब्रेक कर जाता है, समझ गए। और जैसे ही वो ब्रेक किया तो सर्किट हमारा क्लोज, मतलब टूट गया, ब्रेक हो गया सर्किट, और हमारा जो अप्लायंसेज है, टीवी पंखा, ये सब का लाइन कट जाएगा और हमारा टीवी पंखा जितना भी चीज हम लगाए हुए हैं वो जलने से बच जाएगा फ्यूज के कारण, ठीक है। इट प्रोटेक्ट सर्किट एंड अप्लायंसेज बाय इंटरप्टिंग एनी टू हाई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। मतलब ज्यादा मात्रा में अगर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा तो वो सर्किट को क्या कर देगा, फ्यूज जल जाएगा हीटिंग इफेक्ट के कारण, और वो ब्रेक हो जाएगा, सर्किट काम करना बंद कर देगा, हमारे घर का लाइन कट जाएगा। द फ्यूज इज कनेक्टेड इन द डिवाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तीसरा लाइन। फ्यूज को हम लोग कहाँ लगाते हैं, अपने जैसे हमारे घर में जितना भी अप्लायंसेज है वो पैरेलल सीरीज में कनेक्टेड है, लेकिन फ्यूज को हम लोग किसके साथ, सीरीज में कॉम्बाइंड करेंगे उसका, समझ गए ना, सीरीज कॉम्बिनेशन से कनेक्ट होना चाहिए। It consists of piece of wire made of metal or an alloy with proper melting point, as well as a piece of wire made up of metal and alloy with appropriate melting point। मतलब फ्यूज किस चीज का बना होता है, या तो ये मेटल का बना हुआ हो सकता है, या तो ये एलॉय का बना हो सकता है, जिसका एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है कि इतना वोल्टेज आने पे ये अपने आप मेल्ट होकर तार गल जाएगा। एल्युमिनियम का बना हो सकता है, कॉपर का, आयरन का, लेड का बना हो सकता है फ्यूज का वायर जो हम लोग यूज करते हैं। द मैक्सिमम सेफ करंट दैट कैन पास थ्रू द फ्यूज वायर इंक्रीज एज थिकनेस ऑफ द वायर इंक्रीज। मतलब क्या, जैसे जैसे हम लोग तार का थिकनेस अगर इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा करंट उससे होकर गुजर सकता है, इस कारण इसमें पतला तार का ही यूज होता है। अब देखिए बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है। देखो, तो because of existence of resistance to flow the current, work done to be done in order to maintain the flow of current। मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट किसी में भी करंट का फ्लो हमेशा होते रहता है, समझ गया ना। सिंस द पोटेंशियल डिफरेंस v इज द वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़े थे ना कि वो क्या है, एक प्रकार का वर्क डन है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वहां से उठा के वहां ले जाने में, इन्फिनिटी से डैट पॉइंट पे। हम लोग ये भी पढ़े थे W इक्वल टू क्यू भी फॉर्मूला होता था, समझ गए ना। एक फार्मूला ये होता है Q इक्वल टू आई टी होता है, तो यहाँ W की जगह पे ये चीज डाल सकते हो, Q की जगह पे क्या डाल सकते हैं, आई टी डाल दिए, तो आई टी भी हो गया, ठीक है ना।
तो एक ये फॉर्मूला हो गया। अब आई की जगह पे क्या डाल सकते हो, जैसे ये वी है, आई टी भी, डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो रहा है, आई इंटू टी इंटू वी हो रहा है। आई टी और वी की जगह पे आई आर डाल सकते हो, तो ये क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी। डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी। एक्चुअल में आई स्क्वायर आर टी, अभी हम लोग एच इक्वल टू भी तो यही देखे थे ना, आई स्क्वायर आर टी। तो वर्क डन भी उतना ही आ रहा है जितना हीट निकल रहा है एक्चुअल में। ये हम लोग फार्मूला अभी पढ़वे किए थे कि एच इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर आर टी। तो यहाँ भी डब्ल्यू इक्वल टू हो गया वी स्क्वायर आर टी, मतलब एक ही है जितना हीट निकल रहा है। वर्क डन इज स्टोर्ड एज एनर्जी, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज जूल। जो हीट का हम लोग बताए थे कि एसआई यूनिट जूल होता है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी का भी एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है। और एक्चुअल में एनर्जी क्या होता है, तो ये हो गया वर्क डन से रिलेटेड। फिर है इलेक्ट्रिक पावर। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाता है, पावर। पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाई क्या, रेट ऑफ डूइंग वर्क है, वर्क डन बाई टाइम, यानी कि डब्ल्यू बाई टी। किसी भी चीज के लिए पी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी होता है। लेकिन यहाँ हम लोग क्या है, डब्ल्यू का वैल्यू हम लोग कोई एक पुट कर दीजिए, आई स्क्वायर आर टी या बाई टी, तो टी से टी कट गया, पी इक्वल टू क्या हो गया, आई स्क्वायर आर आ गया। मान लो कि इसमें पुट किए थे, तो अगर इसमें पुट करते तो पी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बाई टी होता है। डब्ल्यू का वैल्यू क्या है, वी स्क्वायर टी बाई आर है। नीचे में एक और टी है पहले से यहाँ, तो ये दे दिए, टी से टी कट गया, तो पी इक्वल टू क्या है, वी स्क्वायर बाई आर। तो दो दो फॉर्मूला यहाँ से आ गया है ना, पावर का वी स्क्वायर आर आ गया। अब देखो क्या किया है, अब देखो पावर इक्वल टू जो है वी स्क्वायर आर है ना भाई, इसको लिख सकते हैं वी आर इंटू वी। वी आर क्या है, आई है। नहीं 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 नहीं। पावर इक्वल टू आई वी, एक वी आर को आई लिख दिए, लेकिन ये तो गलत कर रहा है भाई। देखो एक्चुअल में ये हम लोग निकाले थे ना जी, डब्ल्यू इक्वल टू वी स्क्वायर टी बाई आर। ठीक है, पावर इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बाई टी होता है, वी स्क्वायर आर बाई वी स्क्वायर टी। आर है और एक टी है, ये टी से ये टी गया, वी स्क्वायर बाई आर बचा। तो यहाँ पे हम लोग v इक्वल टू क्या जानते हैं, आई आर जानते हैं, तो आई का वैल्यू v बाई आर होना चाहिए ना, इसका ये गलत बनाया हुआ है थोड़ा सा, आएगा तो वही चीज। तो p इक्वल टू क्या हो गया, वी स्क्वायर बाई आर हो गया। अब यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं v बाई आर इंटू वी, और इसके जगह पे i डाल सकते हैं। आएगा तो p इक्वल टू आई भी ही, लेकिन इस मेथड से आएगा, इस मेथड से थोड़ा यहाँ कंफ्यूजन है। और इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। किसी भी पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है, साई यूनिट। तो इतना सारा चीज समझ में आया। इसको देखोगे तो छोटा छोटा शॉर्ट नोट है, एच डब्ल्यू में आप लोग को ये सब करके लाना है, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में सब लिख के, नीचे जो इसका क्वेश्चन बना हुआ है वो बना के, ठीक है। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर में कितना जूल होता है, 1 किलो वाट आवर। तो एक्चुअल में हम लोग जो जूल उल कर रहे थे उसमें सेकेंड में बदल रहे थे ना जी। तो एक घंटा में क्या होता है, 3600 सेकेंड होता है, और किलो वाट के लिए 1000 का यूज किया गया है। तो 1 किलो वाट आवर में इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख 36 लाख जूल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। ठीक है, हम लोग का जो घर में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो किलो वाट आवर में ही मेजर किया जाता है।
अगर 1 किलोवाट कोई बोले तो इसमें क्या होगा 1000 वाट, और 1 किलोवाट आवर बोले तो कितना 3600 पे 3 जीरो, ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन वाट नहीं लिखना है, यहाँ जूल लिखना है। समझ गए ना? ये क्या बता रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम लोग के घर में जो यूज करते हैं, टोटल यूनिट कितना यूनिट। जैसे क्या होता है ना कि ये जो आपका आ रहा है किलोवाट आवर, इसको हम लोग एक यूनिट भी बोल सकते हैं। समझ गए ना, इतना जूल को हम लोग एक यूनिट बोल सकते हैं। ठीक है, मान लो कि 5 रुपये यूनिट है तो 5 से गुना करना है। समझ गए ना, 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर मतलब समझ ही गए, दो दो चीज दिया हुआ है। तो थोड़ा सा इसको पढ़ना है, इसको पीडीएफ अभी व्हाट्सएप पर हम भेज रहे हैं, इसका पेज नंबर 16 से 16, उसके बाद मतलब सीरीज पैरेलल सीरीज के बाद जितना भी इसमें कंटेंट था उसको अपना कॉपी पे बैठ के शॉर्ट नोट उतारो, जिसको खा के उतारना है खा के उतारो खाना, अभी उतारना है अभी उतारो। कल क्लास इसका समाप्त हो गया, कोई दिक्कत होगा कोई क्वेश्चन वोश्चन तो उसको भेज देना, कल से मैथ चलेगा। समझ गए ना?